हेलो वन वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमूल चपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम एक नए एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे जो द हिंदू में आया है और साथ में 10 नए वर्ड्स देखेंगे। हमें एक बहुत बड़ा टारगेट ये दिसंबर तक वोकैबुलरी का कंप्लीट करना है। रीडिंग की स्पीड में जो आपकी इंप्रूवमेंट दिख रही है दैट इज वेरी गुड, वो एक बहुत अच्छी बात है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास टुडे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। चलो, तो पहला वर्ड क्या है हमारे पास आज? द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑफस्केट। कौन सा वर्ड है? ऑफस्केट। ऑफस्केट। अब सेटिंग इज राइट। चलो, ऑफस्केट। ठीक है, चलो क्या है ऑफस्केट? पहले सेंटेंस पढ़ लेंगे ऑफस्केट का। द लॉयर्स elaborate explanations seemed designed to obfuscate the facts rather than clarify them। देखो सेंटेंस में ही आपको मीनिंग पता चल जाएगा। क्या दिया है? लॉयर्स इलेबरेट एक्सप्लेनेशंस। इलेबरेट यानी लंबे ना, बहुत डिटेल्ड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस सीम्ड डिजाइन टू, ये जो एक्सप्लेनेशंस थे ये डिजाइन किए गए थे किस लिए? ऑब्फस्केट द फैक्ट्स। फैक्ट्स को ऑब्फस्केट करने के लिए। ऑब्फस्केट करने के लिए मतलब देखो आगे और रादर देन क्लैरिफाई देम। क्लैरिफाई करने के बजाय फैक्ट्स को ऑब्फस्केट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। ऑब्फस्केट का मतलब है छुपाने के लिए या उनको ब्लर करने के लिए, है ना, या फैक्ट्स पे पर्दा डालने के लिए। तो छुपाना, पर्दा डालना, है ना, क्लियर ना करना का मतलब होता है ऑब्फस्केट, राइट। ऑब्फस्केट मतलब क्या? टू मेक समथिंग अनक्लियर। इसलिए देखो यहां क्या दिया, रादर देन क्लैरिफाई देम। उसी सेंटेंस में आपको मीनिंग मिल रहा है, ठीक है। तो ऑब्फस्केट का मतलब टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब उसको ऑब्सक्यूअर कर देना। कल हमने एक वर्ड देखा था ना, ऑब्सक्यूअर, मतलब अनक्लियर, बराबर है। ओपेक कर देना, छुपा देना किसी चीज को, पर्दे के पीछे रखना, पूरी सच्चाई सामने ना आने देना। ये सारे मीनिंग किसके होंगे? ऑब्फस्केट के, बराबर है। तो सिनोनिम क्या होंगे फिर इसके? कंफ्यूज कर देना या फिर ऑब्सक्यूअर कर देना, अभी देखा हमने वर्ड, या मडल करना। मडल मतलब अगेन कंफ्यूजिंग, गड़बड़ कर देना सिस्टम में। एंटोनिम क्या होंगे इसके? क्लियर कर देना यानी क्लैरिफाई जो यहां दिया है, या इल्यूसिडेट या सिंप्लीफाई, राइट। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए इसके? एंटोनिम्स हो गए। क्लियर? क्लियर हो गया। चलो, कौन सा वर्ड है ये? ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट मतलब छुपाना या अनक्लियर करना। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड हमने पहले भी देखा हुआ है। द वर्ड इज क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द स्मॉल कोजी कैफे, कोजी मतलब कंफर्टेबल, द स्मॉल कोजी कैफे इन द हार्ट ऑफ द सिटी वॉज क्विंटेसेंशियल स्पॉट। ऐसा स्पॉट था, क्विंटेसेंशियल था। मतलब क्विंटेसेंशियल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऊपर का जो हमारा वर्ड था ऑब्फस्केट, ये फैक्ट्स को ऑब्फस्केट कर रहा था। मतलब ऑब्फस्केट क्या हो गया फिर? बताओ क्या हो गया? इट इज अ वर्ब, ये वर्ब हो गया, राइट। चलो वापस चलेंगे। क्विंटेसेंशियल क्या दिया है क्विंटेसेंशियल में? कि द स्मॉल कोजी कैफे इन द हार्ट ऑफ द सिटी वॉज क्विंटेसेंशियल स्पॉट। ऐसा स्पॉट था क्विंटेसेंशियल, मतलब ये एडजेक्टिव हो गया। फॉर रोमांटिक इवनिंग, एक शाम बिताने के लिए, रोमांटिक इवनिंग बिताने के लिए क्विंटेसेंशियल स्पॉट था। ऐसा स्पॉट की जो यानी बेस्ट है उस चीज के लिए, तो वही स्पॉट बेस्ट है। मतलब किसी चीज के लिए कोई चीज परफेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड क्विंटेसेंशियल, बराबर है। क्या कहते हैं ना हम लोग, बस यही टिपिकल चीज है उसके लिए। तो टिपिकल होना या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, चीज के लिए कोई चीज परफेक्ट होना, दैट इज कॉल्ड क्विंटेसेंशियल, बराबर। तो क्विंटेसेंशियल का मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी और क्लास। किसी एक क्वालिटी का या क्लास का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल होना या टिपिकल एग्जाम्पल होना, दैट इज कॉल्ड क्विंटेसेंशियल, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉन्ग्स आर अ क्विंटेसेंशियल पार्ट ऑफ अ हिंदी मूवी। यानी किसी भी हिंदी मूवी का एक टिपिकल हिंदी मूवी में क्या होना चाहिए? सॉन्ग्स होने ही चाहिए।
तो सॉन्ग्स कौन सा पार्ट हो गया उसके? क्विंटेसेंशियल पार्ट हो गया। समझ गए? एक परफेक्ट हिंदी मूवी तब बनेगी जब उसमें सॉन्ग्स रहेंगे, दैट इज व्हाट वी बिलीव। समझ गए? तो सिनोनिम क्या होगा इसका? अल्टीमेट या परफेक्ट या आइडियल, राइट। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इम्परफेक्ट या अटिपिकल, जो उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, या सबस्टैंडर्ड, जिसमें स्टैंडर्ड की कमी है। ये हो गए उसके एंटोनिम्स। समझ गए? क्विंटेसेंशियल का मतलब, क्विंटेसेंशियल मतलब किसी चीज के लिए परफेक्ट या टिपिकल चीज को हम कहेंगे क्विंटेसेंशियल। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज साइकोफैंट। ऐसा वर्ड है, कौन सा वर्ड है? साइकोफैंट। साइकोफैंट का सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, फिर मीनिंग्स पे जाएंगे। द सीईओ सराउंडेड हिमसेल्फ विथ साइकोफैंट्स who only praised his every decision, never offering honest feedback. सीईओ ने क्या किया था? खुद को सराउंड करके रखा था। किससे सराउंड करके रखा था? साइकोफैंट से ना। वो क्या करते थे? अब देखो आगे की लाइन पढ़ोगे तो मीनिंग समझ में आ जाएगा। वो क्या करते थे? हु ओनली प्रेज्ड हिज एवरी डिसीजन। वो कोई भी निर्णय लेता था तो साइकोफैंट्स जो थे, यानी उसके आजू बाजू में रहने वाले लोग, वो क्या करते थे? वो कहते थे नहीं यार सही है, आप कह रहे हैं तो सही है, आप गलत कर ही नहीं सकते। तो हाँ जी करने वाले जो लोग रहते हैं ना, उन्हें कहा जाता है साइकोफैंट्स। जो सिर्फ हाँ जी में लगे हैं, जो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आपको कभी गलतियां नहीं बताएंगे, आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं देंगे, ऐसे लोगों को कहा जाता है साइकोफैंट्स। जनरली ये बड़े जो लीडर्स होते हैं ना, उनके अगल बगल में रहने वाले लोगों के साथ ये साइकोफेंसी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। वहाँ बहुत साइकोफैंट्स दिखेंगे आप। वो हमेशा हाँ जी करने वाले लोग रहते हैं आजू बाजू, और बस आपकी तारीफ करते रहेंगे। वो आपको कभी बढ़िया सा या परफेक्ट फीडबैक नहीं देते। ऐसे लोगों को कहा जाता है साइकोफैंट्स। तो साइकोफैंट मतलब कौन? अ पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सिक्वियसली टूवर्ड्स समवन इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, है ना। किसी के साथ रहने वाला, कोई बड़े व्यक्ति के साथ रहने वाला एक व्यक्ति जो हमेशा हाँ जी करेगा या तारीफ करेगा ताकि उसको कोई एडवांटेज मिलता रहे, राइट। दीज पीपल आर कॉल्ड, अ पर्सन लाइक दिस इज कॉल्ड साइकोफैंट। तो सिनोनिम क्या होगा साइकोफैंट का? फ्लैटरर। देखो फ्लैटरर का मतलब जो तो बस तारीफें करते रहेगा। फ्लैटरर फ्लैटर करते रहेगा, आपने जो बोला वही सही है, वाह आपने बोला है बढ़िया है एकदम। तो ऐसे करने वाले को कहते हैं हम लोग फ्लैटरर, या येस मैन, जिसे मैंने अभी कहा हाँ जी करने वाला, या टोडी, है ना। टोडी, टोडी मतलब इसको पहले टोड ईटर कहा जाता था, यानी अगर टोड भी खाने को बोल दिया, जहरीला होता है ना टोड, तो टोड भी खाने को बोल दिया तो भी वो खा लेगा, कि वो बस तुम्हारे गुलाम जैसा है। तो उसी से वर्ड बना टोडी। समझ गए? तो साइकोफैंट्स मतलब क्या हो सकता है फिर? टोडी हो सकता है उसका सिनोनिम, हाँ जी करने वाला, येस मैन या फ्लैटरर। एंटोनिम क्या होगा? तो ये सारी चीज़ों में नहीं पड़ता, वो अपनी सोच विचार वाला है। क्या कहेंगे हम? इंडिपेंडेंट है या नॉन कन्फर्मिस्ट है, जो आपके साथ कन्फर्म नहीं करता, आपके साथ या किसी जो व्यक्ति के साथ, बड़े व्यक्ति के साथ वो है, उसके साथ कन्फर्म नहीं करता। वो बोल सकता है नहीं आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, कि आप सुधारिए। तो उसे कहेंगे हम नॉन कन्फर्मिस्ट या क्रिटिक। जो आपकी गलतियां बताए, दोष बताए, उसे क्रिटिक। समझ गए? पक्का? तो साइकोफैंट समझ गया? हाँ जी करने वाले लोग जो बड़े लोगों के अगल बगल में होते हैं उन्हें कहते हैं साइकोफैंट्स। तो साइकोफैंट लोगों के बारे में कह रहा है, मतलब ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया। समझ गए? चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल अगर रेसिप्रोकल, आपने रेसिप्रोकेट अगर वर्ड सुना होगा तो बस उसी तरीका का है। रेसिप्रोकेट, अगर आपने किसी के सामने किसी को रिस्पेक्ट दी, आगे वाला भी आपको रिस्पेक्ट ही देगा, मतलब ही इज रेसिप्रोकेटिंग इन द सेम वे, मतलब किसी चीज को वापस करना सेम तरीके से, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेट। तो रेसिप्रोकेट का ही क्या बना है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकेट करना, यानी रेसिप्रोकेट वर्ब हो गया, और रेसिप्रोकल ये क्या हो गया फिर? एडजेक्टिव हो जाएगा।
ठीक है, देखेंगे, चलो सेंटेंस पढ़ेंगे फिर ध्यान में। देयर रिलेशनशिप वॉज बिल्ट ऑन रेसिप्रोकल ट्रस्ट। कैसे ट्रस्ट पे बेस्ड थी वो रिलेशनशिप? रेसिप्रोकल ट्रस्ट, कि मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूं, तुम भी मुझ पे ट्रस्ट करो। करो ये ना, जबरदस्ती नहीं, मैं तुम पे करता हूं, तुम मुझ पे करते हो, दैट इज रेसिप्रोकल ट्रस्ट। आपसी ट्रस्ट होता है, परस्पर ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? आपसी, इधर से भी उधर से भी, ठीक है। तो ये ट्रस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड हो गया, मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। रेसिप्रोकल ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट विच मेड देयर पार्टनरशिप इनक्रेडिबली स्ट्रांग। तो उनकी पार्टनरशिप बहुत ही स्ट्रांग हुई। तो ये काय पे बेस्ड था? आपसी ट्रस्ट पे। आपसी ट्रस्ट मतलब मैं तुम पे कर रहा हूं और तुम मुझ पे कर रहे हो, दैट इज रेसिप्रोकल। समझ गए? तो मीनिंग क्या है इसका फिर? गिवन, फेल्ट और डन इन रिटर्न और म्यूचुअल। एक तो रिटर्न में की जाने वाली चीज या म्यूचुअली होने वाली चीज। सिनोनिम्स क्या होंगे फिर इसके? म्यूचुअल या इंटरचेंजेबल या कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। और एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एक ही साइड, एक तरफा प्यार, जैसे यूनिलैटरल, वन साइडेड या नॉन रेसिप्रोकल। समझ गए? तो ये हो गए उसके एंटोनिम्स। समझ गया? रेसिप्रोकल बहुत इजी रेगुलर वर्ड है, रेसिप्रोकल मतलब आपसी। चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एसोटेरिक। इसोटेरिक, है ना। इसोटेरिक या एसोटेरिक कुछ भी बोल सकते हो। क्या होता है इसोटेरिक? चलो सेंटेंस पढ़ लेंगे पहले। द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स, ऑन दी नहीं है सॉरी, द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम मैकेनिक्स वाज सो इसोटेरिक। इतना एसोटेरिक था। क्या एसोटेरिक था? प्रोफेसर का लेक्चर एसोटेरिक था। मतलब इसोटेरिक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ गए? तो इसोटेरिक इज एडजेक्टिव। हाँ, क्या बोला है? प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स पे जो लेक्चर दिया वो इतना एसोटेरिक था दैट ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स who truly grasp the concepts। बहुत ही कम स्टूडेंट्स को, मुट्ठी भर स्टूडेंट्स को ही वो कंसेप्ट्स समझ सकी। इतना इसोटेरिक था। इसोटेरिक था मतलब कैसा? ऐसा था जो सर के ऊपर से जाने वाला था। इसोटेरिक का मतलब समथिंग दैट दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, या ऐसी चीज या बहुत कम लोगों को समझ में आने वाली चीज को हम इसोटेरिक कहेंगे। मैक्सिमम लोगों के सर के ऊपर से जाने वाली चीज मतलब इसोटेरिक, ठीक है। तो इसोटेरिक ये वर्ड खुद इसोटेरिक है। समझ गए? कुछ क्या बोला मैंने? इसोटेरिक वर्ड ही इसोटेरिक है। मतलब इसोटेरिक वर्ड का मतलब, या ये खुद वर्ड मैक्सिमम लोगों से सर के ऊपर से जाने वाला है, बहुत कम लोगों को पहली बार पढ़ने में ध्यान में आ सकता है, दैट इज इसोटेरिक। समझ गए? कोई भी ऐसी चीज या कंसेप्ट जो बहुत कम लोगों को समझ में आए, दैट इज कॉल्ड एसोटेरिक। क्या है मतलब इसका? इंटेंडेड फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाय ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। बहुत कम लोगों द्वारा समझ में आने वाली चीज विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका? क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मैसेज के बारे में सुना होगा आपने, जो मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया गया है, या क्रिप्टिक मैसेज। क्रिप्टिक मैसेज मतलब ऐसा मैसेज जो बहुत कम लोगों को समझ में है। ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर मतलब हमने पहले जो देखा था ऑफस्केट से, ऑफस्केट देखा था ना, ऑफस्केट का ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर मतलब धुंधला, छुपा हुआ, अनक्लियर या एनिग्मेटिक। ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा इसके? एकदम क्लियर, जो सबको समझ में आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड या एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब जिससे, एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? जिससे, यानी ऐसी कोई चीज जिसके पास सबकी पहुंच हो, एक्सेस हो। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच या रीच। ऐसी चीज जिसके पास सब रीच कर सके, दैट इज एक्सेसिबल, है ना। का मतलब होता है रीच। रीच इक्वल टू एक्सेस। तो जो चीज में सबकी पहुंच हो, जो चीज के लिए सबकी पहुंच हो, दैट इज एक्सेस। समझ गए? अगर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल है, आप आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से
बहुत इजीली मिल सकते हो, तो आप क्या कहेंगे? द प्रिंसिपल इज एक्सेसिबल। प्रिंसिपल इज ऑलवेज एक्सेसिबल, हमेशा मिल सकते हैं। हाउएवर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे जो समय ही नहीं रहता उनके पास, तो फिर क्या कहेंगे हम? दैट ही इज नॉट एक्सेसिबल, उनसे मिल नहीं सकते। समझ गया? समझ गया? इsoteric। हाँ, तो हम इsoteric पे थे। इsoteric मतलब ऐसी चीज जो बहुत कम लोगों को समझ में आए। चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एफेमेरल। आज के वर्ड्स बहुत अच्छे हैं ना, नए वर्ड्स एकदम। एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब क्या होता है? चलो सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आ जाएगा। द ब्यूटी ऑफ सनसेट वॉज एफेमेरल। सनसेट की जो ब्यूटी थी वो कैसी थी? एफेमेरल थी। डिसअपियरिंग विद इन मिनट्स एज द स्काई डार्कन। बहुत कम समय के लिए थी और वो क्या हो गई? डिसअपियर हो गई जैसे ही अंधेरा पड़ा। स्काई डार्कन हुआ तो वो सनसेट की ब्यूटी गायब हो गई, डिसअपियर हो गई। तो कोई भी चीज जो बहुत कम समय के लिए होती है, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एफेमेरल। एफेमेरल मतलब क्या? समथिंग दैट इज लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम मतलब एफेमेरल, बहुत छोटे समय के लिए। सिनोनिम क्या होंगे इसके? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब अभी एक फॉर्म में है, अचानक दूसरे फॉर्म में चले जाएगा, मतलब एक फॉर्म में वो एक बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। फ्लीटिंग, झट से जाने वाला। मोमेंटरी, मोमेंटरी यानी बस कुछ मोमेंट के लिए रहने वाला इज मोमेंटरी। और एंटोनिम, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए कौन सा वर्ड है अपने पास? अपने पास वर्ड है इटर्नल या परमानेंट या एंड्यूरिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। इटर्नल मतलब हमेशा के लिए, परमानेंट तो आपको पता है, एंड्यूरिंग मतलब समथिंग दैट लास्ट्स लॉन्ग, बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए रहने वाला इस, समझे? एफेमेरल मतलब समथिंग दैट लास्ट्स वेरी लॉन्ग। चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इनरवेट। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द लॉन्ग आवर्स एट द ऑफिस seemed to enervate him। क्या बोला है यहाँ पे? लॉन्ग आवर्स एट द ऑफिस seemed to enervate him। बहुत देर तक ऑफिस में बैठने की वजह से वो क्या हो गया था? इनरवेट हो गया था। लीविंग हिम ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ वीक। और हफ्ते के एंड तक तो वो पूरा ड्रेन हो गया था, एनर्जी खत्म हो गई थी उसकी, और वो एग्जॉस्ट हो गया था, थक चुका था। बराबर? तो लंबे समय तक ऑफिस में रहने की वजह से क्या हो गया था? वो इनरवेट हो गया था। इनरवेट क्या हो गया? टू के बाद यूज किया, मतलब दिस इज अ वर्ब। ये वर्ब है पक्का, ठीक है। हाँ, तो इनरवेट ही मतलब क्या? इनरवेट बोले तो यही मीनिंग है, देखो, ड्रेन होना, एग्जॉस्ट होना, मतलब एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाना, थक जाना। बेसिकली इनरवेट का मतलब है वीक हो जाना, वीक, है ना? ऐसा हो जाना, वीक हो जाना, पूरी शक्ति खत्म हो जाना, दैट इज कॉल्ड इनरवेट। शक्ति का खत्म होना इज कॉल्ड इनरवेट। तो मीनिंग क्या होगा इसका? टू कॉज समवन टू फील ड्रेन्ड, ये यहां देखा हमने, ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी खत्म हो जाए, और वाइटैलिटी। वाइटैलिटी का मतलब एनर्जी ही है ना? उत्साह, उमंग और एनर्जी तीनों खत्म, दैट इज कॉल्ड ड्रेन हो गए, बात थक गए, दैट इज इनरवेट हो गए। और सिनोनिम क्या होगा इसका फिर? वीकन, जो मैं कहा, वीक हो जाना एकदम, है ना, ताकत खत्म। वीकन या ड्रेन या एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब थक जाना। और एंटोनिम मतलब फुल एनर्जी, फुल एनर्जी, एनर्जाइज, इनविगोरेट या स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का अपोजिट वीकनेस। समझ गया? इनोरवेट मतलब, इनरवेट का मतलब वीक होना, ना, शक्तियां खत्म होना। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज लुगुब्रियस। लुगुब्रियस। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द मूवीज लुगुब्रियस साउंड ट्रैक परफेक्टली मैच्ड द somber टोन ऑफ द फिल्म। सॉम्बर टोन का मतलब क्या होता है? सॉम्बर, सॉम्बर का मतलब पता चल गया तो लुगुब्रियस, लुगुब्रियस पता चल जाएगा। सॉम्बर का मतलब होता है उदास, एकदम उदास वाला, है ना? सॉम्बर, उदासी भरा, दैट इज सॉम्बर। तो ये उदासी भरा है, तो साउंड ट्रैक भी कैसी होगी फिर? लुगुब्रियस, सॉरी, लुगुब्रियस।
लुगुब्रियस मतलब बहुत उदासी भरा, सैडनेस हो, बहुत सॉरो हो, दैट इज लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का मतलब क्या होगा? लुकिंग और सराउंडिंग सैड, सराउंडिंग नहीं, साउंडिंग सैड एंड डिसमल। बहुत उदासी भरा अगर कुछ लगे, बोरिंग सा, उदासी भरा, दैट इज कॉल्ड लुगुब्रियस। ठीक, सिनोनिम, आई होप द लेक्चर इज नॉट लुगुब्रियस फॉर ऑल ऑफ यू, आई एम जस्ट होपिंग इज नॉट लुगुब्रियस। ठीक है, मतलब बहुत सैड तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आप ये क्लास देख के शोकाकुल हो रहे हो, आपको शोक हो रहा है क्यों क्लास कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है ना? हाँ, तो ऐसी फीलिंग आना मतलब लुगुब्रियस। मोर्नफुल, मोर्नफुल मतलब जहाँ पे हम शोक जताते हैं, मोर्नफुल है ना, कोई चला जाए मैयत में किसके जो वातावरण होता है, दैट इज मोर्नफुल। या ग्लूमी, उदासी भरा, सॉरोफुल। एंटोनिम क्या होगा? जहाँ पे आनंद हो, आनंद हो मतलब चीयरफुल, लाइट हार्टेड या जोवियल, जोक्यूलर। समझ गए? तो लुगुब्रियस का मतलब क्या होगा फिर? लुगुब्रियस मतलब उदासी भरा। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इंट्रांसिजेंट। देखो वर्ड कौन सा है? इंट्रांसिजेंट, ट्रांसिजेंट का अपोजिट। ठीक है, इंट्रांसिजेंट। ट्रांसिजेंट अगर पता होगा तो इजी हो जाएगा। ट्रांजिएंट पढ़ा ना अभी हमने, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या बताया मैंने? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने वाला, दैट इज ट्रांजिएंट। ट्रांसिजेंट भी वैसा ही है। ट्रांसिजेंट मतलब बदलने वाला, जो चेंज होगा वो ट्रांजिशन, सॉरी ट्रांसिजेंट हो जाएगा। जो चेंज होगा वो ट्रांसिजेंट, जो चेंज नहीं होगा वो इनट्रांसिजेंट। ट्रांस का मतलब ही है ना यहां से वहां जाना, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, ट्रांजिएंट। तो इसमें भी ट्रांस लगा है। क्या लगा है? देखो इसमें क्या लगा है, ये समझो, यहाँ पे क्या लगा है? ट्रांस लगा है, मतलब यहां से वहां जाने वाला है। तो ट्रांसिजेंट जो भी है उसमें चेंज है, बदल है, बराबर है। तो अगर इनट्रांसिजेंट होगा उसका अपोजिट, तो वो चेंज होगा क्या? नहीं। उसका मतलब क्या हो जाएगा? समथिंग दैट डज नॉट चेंज। अभी सेंटेंस देखेंगे, ये मीनिंग का कुछ है क्या, देखते हैं। डिस्पाइट न्यूमरस निगोसिएशंस, बहुत सारे निगोसिएशंस हुए, चर्चाएं हुई, द यूनियन लीडर रिमेन्ड intransigent on the key issues, making compromise difficult। बहुत सारे निगोसिएशंस के बाद भी जो यूनियन के लीडर थे, जो यूनियन का लीडर था, वो इंट्रांसिजेंट बना रहा। इंट्रांसिजेंट मतलब वो बदला नहीं, चेंज नहीं हुआ, अड़ियल था, वो अपने मत पे अड़ा हुआ था। तो अड़ा हुआ होना मतलब इंट्रांसिजेंट। जो अड़ा होता है वो बदलता नहीं, राइट। तो इंट्रांसिजेंट का मतलब क्या? समथिंग दैट डज नॉट चेंज, जो बदलता नहीं वो इंट्रांसिजेंट, और जो बदलेगा वो ट्रांसिजेंट। ठीक है, मीनिंग क्या होगा? अनविलिंग टू चेंज वंस व्यूज और टू एग्री अबाउट समथिंग। अनविलिंग, इच्छा नहीं होना कि अपने मत को बदले, अड़ जाना एक चीज, उसे बोलेंगे हम इंट्रांसिजेंट। सिनोनिम क्या होगा इसका? स्टबर्न, स्टबर्न मतलब अड़ियल। अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब इधर से उधर जाने वाला, फ्लेक्सिबल है, सुनता है उसकी भी सुनता है, उसकी भी सुनता है। इनफ्लेक्सिबल मतलब सुनता ही नहीं है किसी की, बस मेरे मुर्गी की एक ही टांग, दैट इज इनफ्लेक्सिबल। एंटोनिम क्या होगा इसका? फ्लेक्सिबल, कॉम्प्रोमाइजिंग या यील्डिंग, कुछ भी बोलो, वो बदलने को तैयार है, चेंज होने को तैयार है। समझे क्या? तो ट्रांसिजेंट मतलब चेंज होने वाला, इनट्रांसिजेंट मतलब जो चेंज नहीं होता। और कौन से वर्ड से बना है? ट्रांस। समझ गए? चलो चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज परनीशियस। होपफुली दिस इज द लास्ट वर्ड, आई थिंक ये 10वां वर्ड है। परनीशियस, सेंटेंस पढ़ेंगे चलो। द परनीशियस इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ आर वेल डॉक्यूमेंटेड। कैसे इफेक्ट्स? परनीशियस इफेक्ट्स। काय के परनीशियस इफेक्ट? स्मोकिंग के हेल्थ पे। स्मोकिंग के हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स है ये हमको पता है, अच्छे है कि बुरे हैं? ऑफकोर्स बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत हानिकारक है, बहुत हार्मफुल है। परनीशियस मतलब हार्मफुल या हानिकारक हो सकता है ना। आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड इंक्लूड अ रेंज ऑफ सीरियस डिजीजेस, एंड इंक्लूड अ रेंज ऑफ सीरियस डिजीजेस।
तो क्या है, इफेक्ट्स के बारे में बोला है। वैसे भी OUS लगा है, इफेक्ट्स के बारे में बता रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। परनीशियस इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, तो कैसे इफेक्ट्स, बहुत बुरे, हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, तो मतलब क्या होगा इसका, देखेंगे, हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट दिया ही है, हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन ग्रेजुअल और सटल वे। ग्रेजुअल होंगे वो, जल्दी नहीं दिखते, कुछ सालों बाद आपको वो इफेक्ट्स दिखेंगे। सिनोनिम क्या होगा इसका, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब हालत धीरे धीरे खराब होना, दैट इज डेट्रीमेंटल। हार्मफुल तो ऊपर हमने देखा ही है, मेलवोलेंट, यानी धीरे धीरे हालत खराब होना। एंटोनिम क्या होगा इसका, बेनिफिशियल, समथिंग दैट हेल्प्स, हार्मलेस या एडवांटेजियस। क्लियर, समझ गया। परनीशियस मतलब वेरी हार्मफुल, परनीशियस का मतलब बहुत हानिकारक, वेरी हार्मफुल। समझ गए सारे वर्ड्स जो आज हमने देखे, बहुत नए टाइप के वर्ड्स थे, राइट। चलो अब क्या करेंगे, हमारे पास एडिटोरियल है बढ़िया सा, अब इसको पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद वी विल डिस्कस इट। ठीक है, गो थ्रू इट। चलो डन, गुड, लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट नाउ। चलो अभी साथ में पढ़ेंगे। हाँ, किस पे है फिर, जो एडिटोरियल है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे है, GM क्रॉप्स जिन्हें कहते हैं, है ना। तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट। क्या बोला है, कंटेस्टेड हार्वेस्ट, ऐसे हार्वेस्ट जिसको कंटेस्ट किया जा रहा है, कंटेस्ट मतलब जिसपे चर्चा हो रही है, कहेंगे जिसपे कंपटीशन जैसा हो रहा है कि हमारा सही है कि तुम्हारा सही है, ऐसा, है ना। ऑन इंडिया एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स, स्पेशली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट रीडिंग इज इंडियाज टॉर्चरस सागा। सागा का मतलब क्या होता है, सागा का मतलब होता है स्टोरी, कथा,
है ना, दैट इज स्टोरी या कथा। टॉर्चरस है, टॉर्चरस है मतलब जिसमें बहुत टॉर्चर भरा हुआ है, जिसमें टॉर्चर है वो टॉर्चरस, ठीक है। इंडियाज टॉर्चरस सागा ऑन द फेट ऑफ, फेट मतलब भविष्य, फेट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप मेड अनादर पिट स्टॉप। हमारी कथा जो पहले से ही टॉर्चरस है, किस चीज की कथा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का जो भविष्य है उसकी जो हम कथा लिख रहे हैं, उसने और एक स्टॉप ले लिया, पिट स्टॉप। पिट स्टॉप मतलब एक स्टॉप। अगर आप फॉर्मूला 1 रेसिंग देखते होंगे तो फॉर्मूला 1 रेसिंग में क्या होता है, कार ऐसे लैप में घूमती है, चक्कर मारेगी, है ना, और बीच में टायर्स बदलने के लिए एक जगह पे रुकती है, तो जहां वो रुकती है ना उसे कहते हैं पिट स्टॉप, ठीक है। तो पिट स्टॉप मेड अनदर पिट स्टॉप लास्ट वीक विथ अ 2 जज बेंच of Justice B.V. Nagaratna and Sanjay Karol of Supreme Court of India delivering a split verdict on the question of allowing क्या हुआ, एक पिट स्टॉप लिया। कहाँ पिट स्टॉप लिया? जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 जजेस वाली जो बेंच थी जिसमें बीवी नागरत्ना थी और संजय करोल थे, तो इन्होंने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब होता है एक जज ने हाँ कहना, एक जज ने ना कहना, या हाँ या ना में नहीं हो सकता, एक जज एक तरफ हो और दूसरी जज दूसरी तरफ हो, क्या कहेंगे? स्प्लिट वर्डिक्ट, ठीक है। किस चीज पे स्प्लिट वर्डिक्ट दिया भाई? देखेंगे, डिलीवरिंग अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ अलाउइंग, किस चीज पे था? अलाउ करने का कि नहीं करने का, इस पे ये सवाल था। अलाउइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इन फार्मर फील्ड्स, तो स्प्लिट वर्डिक्ट काय पे था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब मोहरी जिसे हम कहते हैं ना मस्टर्ड, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को अलाउ करने का कि नहीं करने का, कहाँ पे? फार्मर्स के फील्ड में। टेस्टिंग वेस्टिंग उस पर करो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फार्मर्स को वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स देने हैं कि नहीं देने, ये निर्णय पे डिसीजन स्प्लिट था। एक ने हाँ कहा और एक ने ना कहा, ऐसा है। एज ऑफ टुडे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब क्या होता है पता है क्या? ऐसे क्रॉप के सीड्स तैयार किए जाते हैं जिसमें जीन्स को चेंज किया जाता है, तो जीन्स को चेंज करके उनको हाई यील्डिंग बनाया जाता है और दे आर मोर रेजिस्टेंट ऑल्सो टू पेस्ट वगैरह, इन चीज़ों को वो ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, है ना। वेयर एज उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उसके जीएम क्रॉप कहते हैं। अगर आप कॉटन के बारे में जानते हो, हम जिस एरिया में हैं इट इज़ नोन एज कॉटन सिटी, राइट। तो हमारे यहाँ जो क्रॉप्स यूज होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, राइट। जीएम क्रॉप्स हम लोग यूज करते हैं ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। पर बात किसकी हो रही है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स की। कॉटन इज नॉट अ फूड क्रॉप ना, तो फूड क्रॉप्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करने के नहीं करने, ये चर्चा चल रही थी। एज ऑफ टुडे द ओनली जीएम सीड परमिसिबल इन इंडिया इज कॉटन, जो अभी कह रहा था मैं, सिर्फ कॉटन ही परमिटेड है। The gain in cotton yield had prompted agriculture institutions, private and public, to develop GM seeds in food crops. कॉटन में जब से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करना हमने शुरू कर दिया, तब से यील्ड बहुत बढ़ गई, यानी हमारा आउटपुट बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से प्राइवेट और पब्लिक दोनों जगह पे सरकारों को ये लगा, सरकारों को नहीं, इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को ये लगा कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स भी बनाने चाहिए, ठीक है। सच एज, कौन से फूड क्रॉप्स? सच एज राइस, व्हीट, टोमेटो, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड। ये सारे जो ऑप्शंस है इनके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स बनाने की कोशिश चल रही है। तो नन हैज बीन रिलीज्ड, बन गए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उनके बन चुके हैं पर उनको रिलीज नहीं किया गया, यानी लोगों तक अभी तक, लोगों के सामने उसे लाया नहीं गया है, पब्लिक नहीं किया गया अभी तक। दीज इश्यूज अंडरपिन द स्टोरी ऑफ DMH11 और धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 दैट वाज डेवलप्ड अंडर अ पब्लिकली फंडेड प्रोजेक्ट एट द दिल्ली यूनिवर्सिटीज बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, है ना। ये जो इश्यूज है, ये इश्यूज अंडरपिन करते हैं, अंडरपिन करते हैं मतलब उनको और मजबूत करते हैं। क्या मजबूत करते हैं? हमारी स्टोरी को और अच्छी तरह से बताते हैं। क्या बताते हैं? कि ये जो DMH11 है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 वेराइटी जो है, जो
पब्लिकली फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार की तरफ से पैसा आया है, और इसका कहाँ पे रिसर्च हुआ? द रिसर्च वॉज डन एट दिल्ली यूनिवर्सिटीज बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट. द जीन्स यूज्ड इन द प्लांट मेक द क्रॉप सुटेबल एंड ल्यूक्रेटिव टू प्राइवेट सीड कंपनीज. जो जीन्स इसमें यूज किए गए हैं ये क्रॉप्स में, किसके क्रॉप्स है ये? मस्टर्ड के. तो द जीन्स दैट हैव बीन यूज्ड मेक द क्रॉप सूटेबल, ये सूटेबल करते हैं, और क्या करते हैं? ल्यूक्रेटिव. ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है लुभावना, है ना, ये लुभावने बनाते हैं और प्रॉफिटेबल बनाते हैं. किसको? टू प्राइवेट सीड कंपनीज फॉर मेकिंग न्यूअर हाइब्रिड वेराइटीज. अगर ये सामने आ गए, ये लोगों के सामने आ गए, तो इससे क्या होगा? क्या बोल रहा है यहाँ पे? इसमें जो जीन्स यूज किए गए ना, वो क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं? ज्यादा सूटेबल और ल्यूक्रेटिव बनाते हैं. और इससे क्या होगा? प्राइवेट कंपनीज को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो प्राइवेट कंपनीज भी सोच रही है कि अगर ऐसी कुछ वेराइटी आ गई तो हम भी ऐसी ही नई नई वेराइटीज ला सकेंगे. मेकिंग न्यूअर हाइब्रिड वेराइटीज. एक बार अगर सरकार ने एक वेराइटी ला दी तो फिर उसकी परमिशन मिल जाएगी, और अगर परमिशन मिल गई तो क्या होगा? फिर प्राइवेट कंपनीज और ज्यादा नई नई वेराइटीज ला सकेगा. फॉर क्रॉप्स टू बी अप्रूव्ड अंडर इंडियाज एग्रीकल्चर सिस्टम. इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में अगर क्रॉप्स को अप्रूव करना है, यानी नई वेराइटी को अगर अप्रूव करना है, तो क्या करना होता है? दे मस्ट बी सोन ओवर 3 सीजन्स. उनको तीनों सीजन्स में सो करना होता है. इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स. अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उसको सो करना होता है. मतलब नॉर्थ इंडिया में किया, वेस्ट में किया, ईस्ट में किया, साउथ में किया, सेंट्रल इंडिया में किया, है ना. ऐसे अलग अलग एग्रीकल्चरल जोन्स में उसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में सो करना होता है, पूरे 3 सीजन में, 3 अलग अलग सीजन में. एंड प्रूव देमसेल्व्स टू बी कंसिस्टेंटली बेटर देन देयर एग्जिस्टिंग कंपैरेटर्स. और उनको ये जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं उनको ये बताना होता है कि ये सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हमने टेस्टिंग कर ली, 3 अलग अलग सीजन में टेस्टिंग कर ली, और ये हमारे पास अभी की जो वेराइटी है उनसे ये बेटर वेराइटीज है, ये हर लेवल पे प्रूव करना होता है, तभी उनकी परमिशन मिलती है. समझ गए? क्लियर हो गया इतना? पक्का? चलो, ये क्लियर हो गया तो आगे का भी पार्ट आपको समझ जाएगा. चलो पढ़ो जल्दी से. ठीक है, डन, पढ़ लिया? गुड. चलो, क्या कहा है? ट्रायल्स. पहले हमने अभी तक क्या देखा कि
वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड DMH11 वाली जो वेराइटी थी मस्टर्ड की, 3 अलग अलग सीजन्स में टेस्ट करना था, 3 अलग अलग सीजन्स में और अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में। अब क्या बोला है, ट्रायल्स कंडक्टेड ओवर 3 ईयर्स, 3 साल तक इसकी ट्रायल्स चली, बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR के नाम से हम जिसे जानते हैं, सजेस्ट दैट DMH11 पास दीज मेट्रिक्स, ये सारी टेस्टिंग हुई DMH11 की और उसने पास कर दिया। दिस लेड द GEAC, द साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी, GEAC क्या है, एक साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी है जो साइंटिफिक क्या देगी, एडवाइस देगी, किसको देगी, लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को वो एडवाइस देगी कि कोई चीज करनी है या नहीं करनी। एंड फॉरेस्ट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टू अप्रूव DMH11 इन अक्टूबर 2022, तो 2022 के अक्टूबर में ही इसे परमिशन मिल गई थी कि ये सही है, इन्होंने सारी टेस्टिंग सही तरीके से कर ली है, ये GEAC ने बोला, सब्जेक्ट टू सर्टेन टेस्ट। ऑन अदर हैंड बोले तो अपोजिट में क्या हुआ, एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स हैव सेड दैट DMH11 इज अ हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप। का क्या कहना है कि एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप का क्या कहना है कि ये जो DMH11 है वो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है, यानी इस पे हर्बिसाइड काम नहीं करते, बराबर है, हर्बिसाइड्स जो हर्ब्स को मारने के लिए काम आएंगे वो हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप है। इट इज जेनेटिकली कोडेड इन अ वे दैट इफेक्टिवली फोर्सेस फार्मर्स टू यूज सर्टन काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। देखो इनका कहना क्या है, जो एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप है उनका कहना क्या है कि ये जो GM क्रॉप बना है DMH11 पे हर्बिसाइड काम नहीं करते, हर्बिसाइड स्प्रे किए तो इनको कुछ नहीं होता, वो मरते नहीं उससे, तो उनको अगर खत्म करना है तो उनके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इनको अलग नए काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे, कुछ खास प्रकार के पेस्टिसाइड जो कुछ खास कंपनीज ही बनाती है, मतलब आपने जो बनाया उससे कुछ खास कंपनीज को ही फायदा होगा फिर, ऐसा इनका कहना है, विथ डिस्ट्रक्टिव एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, और वो जो पेस्टिसाइड्स यूज हम करेंगे तो उससे एनवायरमेंट को नुकसान होगा, डिस्ट्रक्टिव एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस होंगे। द एलिगेशंस आर दैट द डेवलपर्स वेयर नॉट ट्रांसपेरेंट विद दिस इंफॉर्मेशन, और ये आरोप भी उन्होंने लगाया कि जिन्होंने इसे डेवलप किया है उन्होंने पूरी जानकारी पब्लिक में नहीं रखी, ट्रांसपेरेंट नहीं थे वो, नॉट ट्रांसपेरेंट यानी सारी जानकारी नहीं रखी, उन्होंने चीजें छुपा के रखी है कुछ। These findings and ये जो फाइंडिंग्स है ये एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप के ये, एंड द GEAC अप्रूवल, GEAC ने तो बोला था कि टेस्ट कर लिया सही है, चलो अप्रूवल दे दिया उसको, ठीक है, एंड अप्रूवल हैव बीन कंटेस्टेड इन द कोर्ट, तो ये दोनों साइड लेके कोर्ट में पहुंचे, कौन पहुंचे, कोर्ट, बाय अरुणा रॉड्रिगेज एंड द ऑर्गेनाइजेशन जीन कैंपेन ना, तो अरुणा रॉड्रिगेज और जीन कैंपेन नाम की जो संस्था ये कोर्ट में पहुंचे, बोले अब कोर्ट बताए कौन सही है, ये सही है या वो सही है, ठीक है। चलो फिर कोर्ट ने क्या किया, आगे पढ़ेंगे। द जजेस डिसएग्रीड अमंग देमसेल्व्स, अब जजेस के पास पहुंचे तो जजेस, हमने पहले ही सुना कि जजेस ने तो स्प्लिट डिसीजन दिया है, तो जजेस डिसएग्रीड अमंग देमसेल्व्स, BV नागरत्ना और संजय करोल डिसएग्री हो गए, वेदर GEAC वॉज करेक्ट, कि GEAC ने जो किया वो सही है या गलत है। जस्टिस नागरत्ना सेड द GEAC हैड वायलेटेड द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का उन्होंने उल्लंघन किया है, वायलेट किया है, अंडर विच एनी न्यू ऑर्गेनिजम्स और मॉडिफाइंग टेक्नोलॉजी शुड बाय डिफॉल्ट बी केज्ड इन, क्या बोला है, अगर आप कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनाते हो या मॉडिफाई करते हो किसी टेक्नोलॉजी को, तो प्रिकॉशन के तौर पे उसे पहले बाय डिफॉल्ट केज इन करके रखना जरूरी है। केज इन का मतलब, केज समझता ना, केज पिंजरा, पिंजरे के अंदर रखना, केज इन का मतलब होता है उसे अलग रखना, है ना, मिक्स ना करना किसी में, उसको अलग रखना, नहीं तो मिक्स हो गया, बहुत फैलने लग गया तो यानी फालतू वो कोविड-19 के जैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होने पाना, इसलिए उसे केज्ड इन रखना जरूरी है, अनलेस इट्स कॉन्सिक्वेंसेस आर डिलिबरेटेड अपॉन, जब तक के उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब फाइनल रिजल्ट्स, आउटकम पे चर्चा नहीं हो जाती, विचार विमर्श
डिटेल लेवल पे नहीं हो जाता तब तक उसको ये जीन रखना चाहिए। ये किसका कहना था? जस्टिस नागरत्ना का कहना था। अब चलेंगे लास्ट पार्ट पे। गो थ्रू दी लास्ट पार्ट नाउ, पढ़ो इसको। डन। चलो क्या कहा है लास्ट पार्ट में? तो अभी हमने देखा कि जस्टिस नागरत्ना जो थी उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि सीएएसी ने जो किया वो सही नहीं था। जस्टिस करोल, संजय करोल, हाउएवर अपीयर टू बी सेटिस्फाइड बाय द प्रोसेस। जस्टिस संजय करोल ने कहा कि नहीं, अब जीएसी ने जो किया है वो सही है, पूरी प्रोसेस फॉलो की गई, टेस्टिंग सारी सही है, तो सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर, अब डिसीजन क्या हो गया, फिर स्प्लिट हो गया। देयरफॉर द केस पासेस ऑन टू अ लार्जर बेंच लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बड़े बेंच के पास जाएगी जहां पे 3 जजेस होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे, ऐसा हो सकता है। हाउएवर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजन वाज अ कोर्ट ऑर्डर टू द सेंटर टू इवॉल्व अ पॉलिसी ऑन जीएम क्रॉप्स। लेकिन ऑथर का क्या कहना है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो था वो कोर्ट का डिसीजन था। कोर्ट का ये डिसीजन था कि उन्होंने सेंटर को बताया, है ना, सेंटर को ऑर्डर दिया, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या, टू इवॉल्व अ पॉलिसी ऑन जीएम क्रॉप्स, की तुम क्या करो, जीएम क्रॉप्स पे एक नई पॉलिसी को डेवलप करो, है ना, डेवलप करो, नया। इवॉल्व करो मतलब क्या, बनाओ, डेवलप करो। द डिस्प्यूट ओवर जीएम क्रॉप इज फंडामेंटली आइडियोलॉजिकल एंड लेस ऑन द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल यार्डस्टिक्स ऑफ यील्ड एंड फार्म इकोनॉमिक्स। ऑथर का क्या कहना है कि ये जो डिस्प्यूट है ना जीएम क्रॉप्स पे, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे जो डिस्प्यूट है, जो झगड़ा चल रहा है, वो फंडामेंटली आइडियोलॉजिकल है। ये एक आइडियोलॉजिकल झगड़ा है। आइडियोलॉजिकल मतलब कि आपने ओरिजिनल सीड्स यूज करने चाहिए कि ऐसे सीड्स जिसमें जीन्स को मॉडिफाई किया हुआ है। ये अपने अपने सोच की लड़ाई अभी हो गई है। किसी को लगता है these are okay, किसी को लगता है नहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड से बढ़ रहा है, तो अगर यील्ड बढ़ रही है तो वो यूज करो। तो फंडामेंटली वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई हो गई है। एंड लेस ऑन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल यार्डस्टिक ऑफ यील्ड एंड फार्म इकोनॉमिक्स। अब ये यार्डस्टिक का मतलब क्या, स्टैंडर्ड। ट्रेडिशनल अगर एग्रीकल्चर में हम जाए तो हम क्या यार्डस्टिक लगाएंगे कि भाई जो सीड से आपको ज़्यादा यील्ड या अच्छे फार्म इकोनॉमिक्स आएंगे वो सीड यूज़ करो। पर ये यार्डस्टिक पे, ये स्टैंडर्ड पे अब बात चल ही नहीं रही। बात चल रही है कि जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करने चाहिए कि नहीं। ठीक है, दिस इज एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड का मतलब क्या, और बड़ा होना। एम्पलीफाई करते हैं ना हम लोग, एम्पलीफायर, तो एम्पलीफाई करना मतलब और बड़ा होना। ये इशू और बड़ा हो गया बाय इंडियाज एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। हमारी एग्रीकल्चरल हिस्ट्री कैसी है उससे। वेयर अ पैनेशिया, पैनेशिया का मतलब पता है क्या, पैनेशिया मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन, हर चीज का फाइनल उपाय, दैट इज पैनेशिया। पैनेशिया फ्रॉम येस्टर ईयर्स,
हाइब्रिड सीड्स एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर। हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन आज तक हमारे एग्रीकल्चर में क्या रहा है कि सीड्स यानी एग्रीकल्चर हमारे डेवलप करने का एक ही पैमाना रहा है कि हम कैसे करेंगे एग्रीकल्चर को डेवलप, सीड्स को हाइब्रिड बना लो और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करो। यही हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन रहा है हर चीज़ के लिए, जो कि सही नहीं है ना। वाइल इम्प्रूविंग ईल्ड्स, जिससे ईल्ड इम्प्रूव होनी चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, एंड प्रोडक्टिविटी हैव अनलीस्ड। अनलीस्ड का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। देखो एक वर्ड है लीश। लीश का मतलब होता है वो रस्सी जिसे हम हमारे पेट को बांध के रखते हैं, दैट इज लीश ना। तो बांधना इज लीश, अनलीश मतलब छोड़ देना। तो हमने छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है? अनलीस्ड एनवायरमेंटल हार्म। ये समझा क्या? ये पार्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है अभी तक हमारा एग्रीकल्चर में किसी भी चीज़ का फाइनल सॉल्यूशन क्या था? हाइब्रिड सीड लाओ, फर्टिलाइजर यूज़ करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ तो खेती सुधरेगी। पर इससे क्या हुआ? एनवायरमेंटल हार्म ज़्यादा हुआ है। इन देयर डिसीजंस द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट। अब दोनों को निर्णय तो दोनों को लेना है, क्योंकि पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी, डिसीजन कोर्ट को देना है। तो इन दोनों अपने अपने डिसीजंस में मस्ट रिमेंबर दैट द गुड ought not to be seen as the enemy of the perfect। यहां पे ऑथर का क्या कहना है कि ये दोनों जब अपने अपने निर्णय ले तो उन निर्णय में ये चीज का ध्यान रखे कि अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट का एनिमी ही हो, है ना। मतलब हर अच्छी चीज परफेक्ट का एनिमी ही होती है ऐसी नहीं है। परफेक्शन के पीछे मत भागो, बहुत बार थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें भी होके डेवलप हो सकती है। परफेक्शन कैन वेट, स्टार्ट बीइंग गुड, है ना। अच्छा 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 करते जाओ, आप परफेक्शन तक पहुंचोगे। समझ गया पूरा एडिटोरियल? चलो अब देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू पीपल, गो थ्रू इट। इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स जीएम वेराइटी इज परमिटेड टू यूज करेंटली। अभी कौन सा जीएम क्रॉप की वेराइटी यूज करने की परमिशन है, नीचे के ऑप्शंस में से आपको बताना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इनमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 3 जिसमें आपको नियरली सेम मीनिंग का वर्ड बताना है सागा के लिए, है ना। सागा के लिए यू हैव टू टेल द वर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो फ्रेज है केज्ड इन, ना, यहाँ पे केज्ड इन की जो फ्रेज है, ये फ्रेज के लिए सेम मीनिंग वाला ऑप्शन कौन सा है। और फाइनल क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज द गुड ought not to be seen by, the good ought not to be seen as the enemy of the perfect। इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो दीज आर द 5 क्वेश्चंस फॉर यू एंड आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप आज का पूरा एडिटोरियल समझ गया होगा। वर्ड्स आज के बहुत इंटरेस्टिंग थे, नए थे, वो भी समझ में आ गए होंगे। तो लेट अस स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू।